हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने चैप्टर 2.6 किया था CMA फाउंडेशन का, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके अंदर हमने सेक्शन 50 तक कंप्लीट कर दिया था। अभी हम सेक्शन 51 से कंप्लीट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसके अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, अभी तक हमने सेक्शन 50 सीखा था कि परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंट सिनारियोज आ जाए तो क्या हो, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो क्या हो, जॉइंट प्रॉमिस अगर हो तो क्या होगा, ये सारी चीज हमने सीखी थी। अब रेसिप्रोकल प्रोमिस की बात। रेसिप्रोकल मतलब क्या? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ए एंड बी, सपोज दो लोग हैं, ए एंड बी, सपोज दो लोग हैं। ए ने भी कुछ प्रॉमिस किया है बी को, और बी ने भी कुछ प्रॉमिस किया है ए को। ए ने कुछ प्रॉमिस किया है बी को, और बी ने भी कुछ प्रॉमिस किया है ए को। तो जब आमने सामने दो प्रॉमिस हो जाती है, जब आमने सामने दो टाइप की प्रोमिसेस हो जाती है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या? आमने सामने दो साइड से प्रॉमिस, दोनों साइड से प्रोमिसेस आना। मतलब ए ने कुछ बोला कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, बी ने भी सामने बोल दिया ए को कि मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। तो ये सब जब आमने सामने दो तरीके से जब प्रोमिसेस आ जाए तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है उसको समझना है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसके रूल्स क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 51, 54 एंड 57, ये तीन सेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। ठीक है, देखो, ये चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मार्क की गई है बस उसको ही अच्छे से पढ़ के और अच्छे से समझ के चले जाओगे तो भी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं आपको बोलूं कि ए एंड बी, ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा। सिंपल एज दैट, ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि मैं आपके लिए गुड्स भेजूंगा या कुछ भी करूंगा, अनलेस एंड अनटिल आप मुझे पे कर दोगे। ओके, अनलेस एंड अनटिल आप मुझे पे कर दोगे। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको गुड्स भेज दूंगा, बी ने भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी या पैसे दे दूंगा। अगर बी बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो गुड्स भेजे। आप ही सोचो, एकदम नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, कि ए ने जो प्रॉमिस किया सामने से बी ने भी प्रॉमिस किया था, अगर बी प्रॉमिस प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करने के लिए ना बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ए भी कुछ नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। तो वही बोला है कि प्रॉमिसर, कि ए जो प्रॉमिसर है ही इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, ही इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अगर सामने वाले पर्सन ने अपनी जो प्रॉमिस की है वो नहीं परफॉर्म करेगा तो। सिंपल एज दैट। तो प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं नॉट बाउंड टू परफॉर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser needs to perform his promise unless promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. Example है A and B contract that A shall deliver the goods to be paid for by B on delivery. डिलीवरी के ऊपर B को पे करना पड़ेगा A को, तभी वो A है वो डिलीवर करेगा गुड्स। A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for goods on delivery. ए को कोई जरूरत नहीं है गुड्स को डिलीवर करने की अगर बी जो है डिलीवरी के टाइम के ऊपर पैसे देने के लिए विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करता है वो चीज। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें नहीं भी लिखते तो भी चलता, हमें पता है ये चीज। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट, अब क्या है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। ए और बी दो पार्टी, ए जो है, ए ने बी को बोला है कि देख भाई, मुझे एक चीज चाहिए, मेरा गुड्स जो है, मेरा गुड्स जो है वो तू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना। मेरा गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना। मैं तुझे कार्गो प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे कार्गो प्रोवाइड करूंगा, तू वो चीज लेके जाना और सिर्फ वहां पे रख के आ जाना। तो यहाँ पे क्या था, इसने बोला था इसको कि मैं देख भाई, मेरा ही गुड्स है, मेरा ही कार्गो है, तू सिर्फ कार्गो लेके जाके वहां पे पहुंचा के आ जाना। सिंपल है। और इसने प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं जाके प्रोवाइड करके आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इसका काम जो है, ये बी जो है, इसका काम किसके ऊपर डिपेंडेड है? ये बी का काम डिपेंडेड है सारी चीज ए के ऊपर। अगर ए प्रोवाइड ही नहीं करेगा, ए ने बोल दिया कि मैं कार्गो प्रोवाइड नहीं करूंगा,
ए ने बोल दिया कि मैं जो गुड्स है वो प्रोवाइड नहीं करूँ, गुड्स तो प्रोवाइड करूंगा लेकिन कार्गो प्रोवाइड नहीं करूंगा जिसका यूज करके आप सर्विस देने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाने वाले हो। तो क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रॉमिस है कि ये जो प्रॉमिस बी की जो प्रॉमिस है वो डिपेंडेड है किसी और की प्रॉमिस के ऊपर। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। पहली प्रॉमिस परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी ए को, तभी जाके बी परफॉर्म कर पाएगा। अगर ए ही प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा तो बी प्रॉमिस कैसे फुलफिल करेगा, सिंपल एज दैट। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, अगर ए ने फुलफिल नहीं किया अपना काम तो बी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे बी जो है वो नॉन परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। बी ने नॉन परफॉर्मेंस किया, बी बी परफॉर्म नहीं कर पाया, किसकी वजह से, ए की वजह से बी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ए बी के पास क्लेम कर सकता है लॉस का, लॉस का क्लेम कर सकता है कि भाई तुम्हारी वजह से मैं काम नहीं कर पाया हूं, तो जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसकी वजह से मुझे जो लॉस हुआ है वो आप मुझे दोगे। दिस इज इट, ये चीज उन्होंने बोली है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, दूसरा perform हो जाए, and the promisor of the promise last mentioned fails to perform it, such promisor cannot claim the performance of the other reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non performance of the contract. एग्जाम्पल है, देखो ये नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, एग्जाम्पल मैंने जो दिया है वही है। ए हायर्स बी शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशियस, अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, ए कार्गो प्रोवाइड करेगा बी को और वो लेके जाएगा गुड्स कोलकाता से मॉरिशियस। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट एंड इट्स कन्वेयंस, ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, ए ने कार्गो ही प्रोवाइड नहीं किया फॉर द शिप, A cannot claim the performance of B's promise. Simple as that. A must make compensation to B for the loss which B sustained by non-performance of the contract. This is that simple. है? Third, reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal. Simple बोलूँ ना, तो कई बार होता है कि reciprocal promise होती है। सपोज दो पर्सन है A एंड B, A ने B को बोला कि देख भाई मैं तुझे एक घर सेल करता हूं जिसके बदले तू मुझे 5 लाख रुपए दे देना, ठीक है। और बी ने बोला कि इसके बदले मैं क्या करूंगा, ये घर को एक क्या करूंगा, सट्टे में लगा दूं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की उसने। देखो, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को घर 5 लाख में दूंगा, लेकिन बदले में तुझे भी मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जो घर है वो सट्टे में तू लगा देगा, मतलब क्या वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में लगा देगा। तो ये वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट या वेजर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है सट्टा स्पेकुलेशन करना, ये सारी चीजें क्या है, इलीगल है। तो एक चीज भले ही वैलिड है लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो बना वो इलीगल हो जाता है। तो रेसिप्रोसिटी में, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर एक वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा लेकिन दूसरा इलीगल है, तो वो वैलिड ही नहीं रहेगा, वो वैलिडिटी नहीं रहेगी उसकी। यही चीज उन्होंने बोली है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल, where person reciprocally promise first to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is valid contract but the second is void contract. But obvious है second वाला जो है वो void ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो intention ही गलत है। देखो एग्जांपल क्या है, A and B agree that A will sell a house to B for 5 lakh rupees and also that if B uses its gambling house एज अ गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करेगा तो ही मैं सेल करूंगा, ये तो गलत है। ही विल पे अ फर्दर सम ऑफ 7,50,000, फर्दर 7,50,000 भी पे करेगा अगर गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज करेगा। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो था वो सही था, टू सेल द हाउस एंड टू पे 5 लाख फॉर इट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड बीइंग अनलॉफुल इज वॉइड। सेकंड जो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड था, जो उन्होंने बोला था। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अगर हाउस का क्या करेगा, हाउस का गैम्बलिंग की तरह यूज करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ये तो गलत है, ये वॉइड है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, देखो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या, कई बार होता है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर परफॉर्म करना बताया हुआ है, सपोज ऑर्डर क्या होता है, ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी ने प्रॉमिस किया ए को। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ए ने प्रॉमिस पहले किया है और बी ने प्रॉमिस बाद में किया है, तो उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा कि पहले ए प्रॉमिस फुलफिल करेगा उसके बाद बी प्रॉमिस फुलफिल करेगा।
अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला है, तो जो ट्रांजेक्शन का नेचर होगा, नेचर मतलब क्या, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा कि ए को ट्रांजेक्शन पहला करना ही पड़ेगा तभी जाके बी कर पाएगा, तो फिर ऑर्डर कैसा होगा, पहले ए करेगा और फिर बाद में बी करेगा। तो अगर नेचर, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कौन ट्रांजेक्शन पहले करेगा कौन ट्रांजेक्शन बाद में करेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं है, एक्सप्रेसली कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन का जो नेचर है उसके हिसाब से पहले कोई ट्रांजेक्शन करेगा, उसके बाद दूसरा पर्सन ट्रांजेक्शन करेगा। दैट्स इट, इसमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखो, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order। अगर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि पहले ए को परफॉर्म करना है फिर ही बी को परफॉर्म करना है, तो वही करना पड़ेगा। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर फिक्स नहीं किया है, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन जो रिक्वायर करेगा उसमें। एग्जांपल क्या है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस for B at a fixed price. A promised to build the house must be performed before B is promised to pay for it. But obvious है कि पहले A को परफॉर्म करना पड़ेगा फिर ही B पैसे देगा, है कि नहीं है, तो वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है यहाँ पे रिक्वायर्ड। फिर आते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेलिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब क्या, प्रिवेंटिंग, अब यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है, सपोज दो पार्टी है ए एंड बी, दोनों ने एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रोमिसेस किया हुआ है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस समान लेते। अब यहाँ पे क्या है, ए ने बी को बोला कि मैं आपके लिए काम करूंगा, ए ने बोल दिया कि मैं आपके लिए कुछ काम करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। अब बी क्या कर रहा है, ए को परफॉर्म करने से रोक रहा है, ए को परफॉर्मेंस करने के लिए, ए अपना काम कर रहा है अच्छे से लेकिन बी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई तू अपना काम मत कर, तू अपना काम मत कर। तो अगर अगर रिसीवर जो है, अगर प्रोमिसी जो है, अगर पर्सन इन द कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, सामने वाले पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करता है या प्रिवेंट करता है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो फिर इन दैट सिनेरियो यहाँ पे ए क्या करेगा, ए बी के पास नॉन परफॉर्मेंस के लिए जो लॉस होगा वो क्लेम कर सकता है। नॉन परफॉर्मेंस के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी लॉस होगा वो क्लेम कर सकता है, 100% कर सकता है। आप ही सोचो कि आप ए हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो लेकिन बी जो है आपको प्रिवेंट कर रहा है, वो रिसीवर है फिर भी प्रिवेंट कर रहा है कि तू मत कर, तू मत कर, तू मत कर, या तो कोई भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जिससे सामने वाले पर्सन को वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ए क्या गुस्सा होगा कि भाई मैं तो अपना काम करने कर सकता हूँ, तो फिर भी नॉन परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है सामने वाले की वजह से, इसी वजह से नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी लॉस होगा वो सामने वाले के पास से वो क्लेम कर सकता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब आमने सामने, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करता है अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने से, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, वॉइडेबल हो जाता है। हाँ, ए के पास राइट है, ए के पास राइट है कि क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, वॉइडेबल है, उसके पास ऑप्शन है, या तो वॉइड कर देगा या तो परफॉर्म करेगा या तो क्या करेगा, सीधा सीधा क्लेम करेगा। ही इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फॉर द फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. Example: A and B contract that B shall execute certain work for A for 1,000 rupees. ठीक है, B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. A prevent कर रहा है B को, मैंने जो एग्जांपल दिया उससे उल्टा है, B काम कर रहा है, A प्रिवेंट कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी को प्रिवेंट कर रहा है ना, तो बी के हाथ में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इफ ही इलेक्ट्स टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, अगर वो रिजाइन करना चाहता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को बंद भी करना चाहता है, क्लोज भी करना चाहता है, तो उसके पास राइट है कि वो सामने वाले पर्सन के पास जितना भी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से लॉस हुआ है वो रिकवर करे। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस व्हिच ही हैज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस, है कि नहीं है, सिंपल। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका मतलब क्या है कि प्रॉमिस फर्स्ट परफॉर्म मतलब क्या, किसको पहले परफॉर्म करना चाहिए किसको बाद में परफॉर्म करना चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा ये सारी चीज उन्होंने बताई हुई है, तो ये पढ़ के ही करना पड़ेगा। देखो ये इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी 54 सेक्शन में पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज दी हुई है तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस
सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म, उसमें एक एक परफॉर्मेंस ऐसा है कि परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म, and the promisor of the promise last mentioned fails to perform it, such promisor cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for the loss such other party may sustain by the non performance of the contract. इसका मतलब क्या है आपको बताता हूँ. सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए और बी दोनों ने एक दूसरे को कुछ रेसिप्रोकल प्रोमिस किया था. मतलब ए ने कुछ बोला था कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, बी ने बोला था कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, बोल सकते हैं. अब ए ने, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ए अपना काम कर नहीं पाया, पहले ए को काम करना था, ए करेगा तो ही बी करेगा, तो ही बी कर पाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि ए करेगा उसके बाद ही बी करेगा, सिंपल एज दैट, कर पाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है. तो इन दैट सिनारियो क्या होगा आप सोचो, इन दैट सिनारियो होगा क्या कि अगर ए नहीं कर पाएगा कुछ तो बी कुछ कर पाएगा क्या? सर नहीं कर पाएगा, कोई चांस नहीं है कि बी कर पाए. तो अगर ए ने कुछ नहीं कर पाया, उसकी वजह से बी के साथ कुछ नहीं हुआ, बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पाया, तो इन दैट सिनारियो होगा क्या कि बी को जो भी लॉस हुआ है वो ए के पास से रिकवर कर सकता है, ये उन्होंने बोला है. दैट्स इट. तो यहाँ पे उन्होंने बोला, एग्जांपल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू एग्जीक्यूट सर्टेन बिल्डर्स वर्क फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, बी सप्लाइंग द स्कैफोल्ड्स एंड टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क. अब यहाँ पे क्या है आप सोचो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई मैं आपके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, सिंपल एज दैट, प्रोवाइडेड आपको मुझे क्या सामान देना पड़ेगा, स्कैफोल्ड एंड टिम्बर, मतलब सारी चीजें लाके देनी पड़ेगी जिसका यूज करके मैं बिल्डिंग बनाऊंगा. बी रिफ्यूजेस, बी ने रिफ्यूज कर दिया. अब यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है. बी अगर अपना सामान लाके नहीं देगा तो ए अपना काम कैसे करेगा सर? नहीं करेगा. तो बी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं ये सामान लाके नहीं दूंगा आपको, मतलब ये जो चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, स्कैफोल्डिंग एंड टिम्बर, ये सारी चीज नहीं लाके दूंगा. द वर्क कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अगर वो सामान ही नहीं लाके देगा, वो रिसोर्सेज ही लाके नहीं देगा, तो ये काम कैसे करेगा? तो इन दैट सिनेरियो ए नीड टू एग्जीक्यूट द वर्क, ए नीड टू एग्जीक्यूट द वर्क एंड बी इज बाउंड टू मेक द कंपेंसेशन टू ए. हाँ, ए को कंपेंसेशन देना पड़ेगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट. है कि नहीं है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड अदर थिंग्स इलीगल. देखो, कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल पार्ट है तो उसको परफॉर्म करो, अगर इलीगल पार्ट है तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. इट इज दैट सिंपल, बहुत सिंपल है. कुछ कुछ यहाँ पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा. बस सिंपल सिंपल इतना याद रखो कि रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल थिंग्स है तो उसको वैलिड है वो करो, लेकिन इलीगल है तो वॉइड है वो मत करो, सिंपल है. टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एसेंस मतलब क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पर्सन ने टाइम को इंपॉर्टेंस दिया है, सपोज ए और बी के बीच में रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों ने टाइम को इंपॉर्टेंस दिया है, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपका कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एक एसेंशियल पार्ट है. मतलब क्या, आपने बोला कि ये सर्टेन टाइम के ऊपर, ये 4 से 6 बजे के अंदर ही, 5 दिन के बाद 4 से 6 के अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. अगर टाइम एसेंशियल पार्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी टाइम के ऊपर वो काम होना चाहिए, तो उसी टाइम के ऊपर वो काम होना चाहिए, वो चीज उन्होंने बोली है. लेकिन अगर 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 वो काम आपका टाइम से नहीं हो रहा है, अगर आपने टाइम एसेंशियल नहीं रखा है, तो रीजनेबल टाइम में वो चीज होनी चाहिए, वो चीज उन्होंने बोली है. अब पढ़ते हैं क्या है, लॉजिकली तो मैंने बता दिया, एकदम सिंपल है. पढ़ते हैं उन्होंने क्या लिखा है, देखो चलो जल्दी से. When a party to a contract promises to do certain things at or before a specified time, or certain things at or before specified times, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. Promisee के पास ऑप्शन होता है. अब यहाँ पे क्या है, if the intention of the party was that time should be the essence of the contract. इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ. सर एक तो लॉ की लैंग्वेज है, समझ नहीं आती, अरे इजी है, पढ़ोगे ना तो आराम से आ जाता है. देखो क्या बोला है उन्होंने, मैंने जो बोला वही है कि सपोज ए और बी दोनों ने एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दी है, ठीक है. अब यहाँ पे समझते हैं उन्होंने क्या बोला कि अगर टाइम स्पेसिफाई कर दिया है,
अगर टाइम स्पेसिफाई कर दिया है तो वो टाइम स्पेसिफाइड से पहले अगर काम नहीं हो रहा, अगर टाइम स्पेसिफाइड जो किया है उससे पहले काम नहीं हो रहा है या उस पॉइंट के ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो प्रोमिसी जो है, ए ने प्रॉमिस किया था बी को और बी ने प्रॉमिस किया था ए को, अगर ए ने अपनी प्रॉमिस नहीं फुलफिल की तो बी जो है, बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दे। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दे? वॉइडेबल बना दे, कि बी के पास वो ऑप्शन हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइडेबल बना दे। अगर टाइम डिसाइडेड है तो, अगर टाइम डिसाइडेड है तो बोल रहा हूं, अगर टाइम डिसाइडेड है तो टाइम पे ही काम करना पड़ेगा या टाइम से पहले काम कर देना पड़ेगा, चलेगा। लेकिन अगर टाइम डिसाइडेड है और उसके बाद काम करोगे आप, तो फिर सामने वाले पर्सन जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके पास ऑप्शन है कि वो वॉइडेबल हो जाएगा उसके साथ, या तो वो काम ले लेगा या तो वो रिजाइन भी कर सकता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर देन टाइम इज नॉट एसेंशियल। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर, अगर टाइम एसेंशियल पार्ट नहीं है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिसाइड किया है कि टाइम इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, तो फिर वो टाइम फेल हो गया तो क्या? अगर दोनों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, टाइम कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, कभी भी मेरा परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए, बस कभी भी मेरा काम होना चाहिए, ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं, तो अगर टाइम बाउंडेशन नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने का चांस ही नहीं है, सिंपल एज दैट। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होने का चांस है ही नहीं। तो if it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promise is entitled to compensation from promisor for any loss associated occasion to him by such failure। अब यहाँ पे ऐसा है कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया है उन्होंने, टाइम इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट सिनेरियो स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी अगर आप करोगे तो वॉइडेबल तो नहीं होगा, टाइम के बाद करोगे तो भी वॉइडेबल नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा। लेकिन जिसके साथ नॉन परफॉर्मेंस डिले हुआ, जिसको लॉस हुआ, वो लॉस क्लेम कर सकता है। जिसको भी लॉस होगा, बी को लॉस होगा या ए को लॉस होगा, जिसको भी लॉस होगा वो लॉस क्लेम कर सकता है। टाइम, अगर टाइम एसेंशियल पार्ट नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर टाइम एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो टाइम एसेंशियल पार्ट नहीं है तो फिर जिसको भी डिले भी होगा तो चलेगा, वॉइडेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर टाइम एसेंशियल पार्ट है तो वो टाइम या उससे पहले परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए, उसके बाद हुआ तो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर टाइम इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट तो उसके बाद भी होगा तो भी वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन लॉस क्लेम कर सकता है जिसका लॉस हुआ है डिले की वजह से। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट अग्रीड अपॉन। अब इसका मतलब क्या? अगर कोई परफॉर्मेंस आप टाइम डिसाइड किया था, उसके अलावा कोई अलग टाइम के ऊपर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने बी को बोला था कि मैं सर्टेन डे के ऊपर आपको सर्विस दूंगा, सिंपल एज दैट, मैं सर्टेन डे के ऊपर आपको सर्विस दूंगा। अब उन्होंने बोल दिया कि 20 तारीख को, मैं 20 को आपको सर्विस दूंगा। अब उसने अब उसने कुछ भी इंडिकेशन दिए बिना, ए ने कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया बी को, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ए ने कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया सामने वाले पर्सन को कि मैं डिले कर रहा हूं या मैं कुछ, मेरी कुछ मजबूरी हो गई है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, उसने कुछ भी बोले बिना 25 को काम किया। 20 तारीख को जो चीज करनी थी उसने किया 25 को, अब उसने डिले कर दिया बिफोर, विदाउट इवन इंडिकेटिंग द थिंग्स, दोज थिंग्स। अगर इंडिकेशन नहीं दे रहे हो फिर भी डिले हो रहा है, तो इन दैट सिनारियो जिसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो उसके पास राइट है, उसके पास वॉइडेबल ऑप्शन हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन दैट अग्रीड अपॉन, जिस टाइम के ऊपर आपने अग्री किया है कि मुझे 20 तारीख को ही काम चाहिए, अगर 20 तारीख के अलावा अगर वो परफॉर्मेंस आप अदर देन दैट पीरियड अगर काम मिल रहा है, तो सामने वाले पर्सन के पास राइट है कि वो, उसके पास ऑप्शन रहे कि क्या तो मैं एक्सेप्ट करूं या तो मैं रिजेक्ट कर दूं ये परफॉर्मेंस को। आपके पास भी सिंपल है, यही चीज होती है। ओके, if in case of contract voidable on account the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, the promise accepts the promisor accepts the performance of such promise at any time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so। अब दूसरी चीज,
वॉइडेबल तो हो जाएगा, वॉइडेबल तो हो जाएगा कि प्रॉमिसर ने अपना काम नहीं किया। अब यहाँ पे वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल के बाद बी अगर एक्सेप्ट कर रहा है अपनी चीजों को, वॉइडेबल के बाद अगर बी एक्सेप्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, तो फिर क्या होगा कि बी ने एक्सेप्ट किया, डिले हुआ, फिर भी एक्सेप्ट किया परफॉर्मेंस को, तो डिले की वजह से जो नॉन परफॉर्मेंस, जो जो टाइम के उसको परफॉर्मेंस चाहिए था, उसके बाद में उसने परफॉर्मेंस का एक्सेप्टेंस किया, तो फिर डिले की वजह से जो लॉस हुआ वो लेना पड़ेगा। तो अगर उसको लॉस क्लेम करना है तो उसको बताना पड़ेगा ए को कि भाई तूने डिले किया है, पूरा इंटेंशन नोटिस देनी पड़ेगी उसको कि देख भाई मैं भले ही डिले हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि तूने डिले किया हुआ है। ये सारी चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सिंपल है, अगर टाइम अग्री किया था, वो अग्री करने से अगर अगर वो जो टाइम अग्री किया है उसके अलावा वाले कोई भी टाइम, उसके अलावा कोई भी टाइम के ऊपर अगर आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है तो वॉइडेबल हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट। तो वो वॉइडेबल हो ही जाएगा, कोई अदर इंटेंशन नहीं है। और फिर भी अगर आप लॉस भी क्लेम करना चाहते हो तो पहले इंटेंशन बताना पड़ेगा कि हम देखो भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, हमें लॉस जो हुआ है उसका भी एक्सेप्टेंस चाहिए, वरना तो रहने दो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट। ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब देखो सिंपल है, ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सपोज ए को बी को पेमेंट करना था, ए हैज टू पे बी, सिंपल एज दैट। ए को पे करना है बी को सपोज 5,000 रुपए। ए ने बी को बोला कि ये लो 5,000 रुपए, जो मुझे मेरे बाकी थे उसके ऊपर आप लगा देना। ये जो मेरे बाकी थे, इंडिकेशन किया क्या? ए ने बोला कि मेरे जो 5,000 रुपए बाकी थे आपके, ये उसके लिए है, ये पैसे ये उसके सामने सेट ऑफ कर देना। तो फिर उसके सामने ही वो सेट ऑफ करेगा। इसका मतलब क्या? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। डेट जो है वो इंडिकेट करके, सामने वाले डेटर ने इंडिकेट करके क्रेडिटर को पैसे दिए कि देखो भाई ये पैसे जो मैं दे रहा हूँ वो कौन से, मेरी जो लायबिलिटी है कौन सी लायबिलिटी के लिए पैसे दे रहा हूँ। अगर सामने वाला पर्सन वो बोल के आपको दे रहा है तो आपको उसके सामने ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल देता हूँ, सपोज सपोज ए है और बी है। ए को बी को पैसे देने हैं, सपोज 3 टाइप के पैसे देने हैं, 300 रुपए देने हैं, 300 रुपए देने हैं और 300 रुपए देने हैं। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन किए थे ए ने बी के साथ, 300 300 300 के 3 ट्रांजेक्शन किए। ठीक है, अब ए ने बी को बोला कि ये ले 600 रुपए ले ले। ए ने बोला कि ये 600 रुपए ले और ये 2 ट्रांजेक्शन है उसके सामने उसको सेट ऑफ कर देना। तो ए ने बोला, इंडिकेट किया कि ये पैसे ले। पैसे लेने के बाद उसने बोला कि कौन सी लायबिलिटी मैं पे कर रहा हूँ, सामने से बोल दिया। अगर इंडिकेट कर दिया तो उसके सामने ही वो सेट ऑफ होगी। फिर बी अपने हिसाब से अपना दिमाग चला के वो ऐसा नहीं बोलेगा मैंने इसके सामने सेट ऑफ किया था और इसके सामने सेट ऑफ किया था, तेरे को इस ये वाले 300 रुपए देने बाकी है। या तो इसका और एग्जाम्पल देता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया। देखो ये सपोज समझ लो 600 रुपए है और यहाँ पे 500 रुपए है। ठीक है, अब ए ने बी को 500 रुपए दिए और ए ने बी को बोला कि ये 500 वाले के सामने सेट ऑफ कर देना, मैं 600 वाला बाद में पे कर दूंगा। पर बी ने अपना दिमाग लगाया, बी ने बोला कि देखो भाई मैं तो ये 600 के सामने 500 सेट किया और इसके 100 रुपए बाकी है तुझे देना, और इसके पूरे 500 रुपए देना बाकी है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता। जो पैसा पे कर रहा है उसने अगर इंडिकेट करके बोला है कि देखो भाई ये मैं कौन सी चीज के सामने पेमेंट कर रहा हूं, तो आपको उसकी उसी ही चीज के सामने सेट ऑफ करना पड़ेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ये चीज उन्होंने बोल दी है। ओके, एकदम सिंपल है। चलो, वेर अ डेटर ओविंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू वन पर्सन, वन पर्सन, हाँ इसी वजह से वन पर्सन की बात है, makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. The payment is if accepted must be applied accordingly. जो पेमेंट एक्सेप्ट हुआ है अगर उसने बोल दिया है तो उसी तरह से एक्सेप्ट होना चाहिए। देखो एग्जांपल भी वही है, A owes B among other debts 1,000 upon a promissory note which falls due on the 1st June. He owes B no other debt of that amount on the 1st June. देखो A बहुत सारी चीजें ओ कर रहा है, ए बहुत सारी चीजें ओ कर रहा है नो डाउट, लेकिन 1 जून को 1,000 रुपए का पेमेंट ड्यू हो रहा है। तो ए ने पे किया 1,000 रुपए, तो बी को समझ जाना पड़ेगा कि भाई देख भाई दूसरे डेट अभी तक ड्यू हुए नहीं है, जो ड्यू हुआ है उसी का पेमेंट इसने किया होगा, उसी के सामने सेट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल।
डेट के हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी वही बता रहा है कि आज 1000 रुपए, अगर आज मुझे वो 1000 रुपए दे रहा है तो आज के लिए कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जिसके लिए वो 1000 रुपए दे रहा है, उसके सामने मुझे सेट ऑफ करना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। सिंपल एज दैट, है कि नहीं है। द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसरी नोट। दूसरा है देखो, ए वाज टू बी अमंग द अदर डेट्स द सम ऑफ 567, बी राइट्स टू ए एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम, A sends rupees B 567, A ने सेंड कर दिए 567 rupees, this payment is to be applied to the discharge of the debt of which B had demanded the payment। B ने डिमांड किया था कि भाई 567 रुपीज का पेमेंट ला बी, तो A ने 567 भेजे, तो अगर जिस जिस चीज के लिए पैसे भेजे उसी के सामने वो अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, अगर इंडिकेट किया ही नहीं है, मतलब डेटर है, ये डेटर है, सपोज ए डेटर है और बी क्रेडिटर है। ए ने पैसे दिए बी को, ए ने पैसे दिए बी को, बहुत सारी लायबिलिटी है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसके पैसे देने बाकी है, पर ए ने कुछ इंडिकेट नहीं किया, ए ने कुछ इंडिकेट नहीं किया कि किसके लिए वो पेमेंट कर रहा है। तो फिर इन दैट सिनारियो क्या होगा कि लॉफुली क्या होगा, जिस तरह से वो क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनारियो, लॉफुली लीगली जो सही तरीका है उस हिसाब से आप पेमेंट ले लो। असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लीगली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा कि सपोज 21 तारीख को पेमेंट किया है, 22 तारीख को एंड 23 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, सॉरी 21 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, 22 तारीख को ट्रांजेक्शन किया और 23 तारीख को ट्रांजेक्शन किया। उसने जो पेमेंट किया सबसे पहले आप क्या करो, 21 तारीख वाले ट्रांजेक्शन के सामने उसको सेट ऑफ करो, फिर 22 के सामने, फिर 23 के सामने करो, ऐसा बोला है। सिंपल एज दैट, उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं। Where a debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which the debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion, उसके खुद के डिस्क्रिशन के हिसाब से वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा बोला है। Any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से करेगा तो चलेगा, पर लॉफुली होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो क्या बोला कि लीगली करेगा तो सही सही चलेगा। ठीक है, तो लीगली ये सही है, ऐसा नहीं है पहले वो 21 का करे, 22 का करे, 23, पर लीगली अगर वो 23 के सामने सेट ऑफ कर रहा है तो भी कुछ गलत नहीं है, पर लीगली होना चाहिए। whether it's recovery or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits, simple as that। क्या करना पड़ेगा, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, पर ठीक है। क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, क्रेडिटर क्या अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से क्या कर सकता है, वो चूज कर सकता है कि कौन से पेमेंट के सामने मैं उसको सेट ऑफ करूं, सिंपल एज दैट। एंड लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अब सिंपल है, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स मतलब क्या, सपोज डेटर है, डेटर ने पैसे दिए क्रेडिटर को, डेटर ने पैसे दिए क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने भी कुछ पता नहीं है, डेटर को बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, डेटर ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए क्रेडिटर के साथ, डेटर ने पैसे दे दिए इसको क्रेडिटर को, क्रेडिटर को भी पता नहीं है कि किसके लिए मैं सेट ऑफ करूं, डेटर को भी पता नहीं है, डेटर ने भी कुछ इंटीमेट नहीं किया कि किसके लिए उसने पेमेंट किया। तो जब दोनों को कुछ नहीं पता है, जब दोनों को कुछ नहीं पता है कि किस चीज के लिए पेमेंट करना है, किस चीज के लिए पेमेंट आया है, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा, सिंपल सिंपल सिंपल, इक्वली प्रोपोर्शनेटली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, प्रोपोर्शनेटली कैसे, वो एग्जांपल देता हूं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में एग्जांपल देता हूं। देखो, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से। ओके, टाइम के हिसाब से मतलब मैंने जो बोला 21, 22, 23, तो पहले 21 का करो, फिर 22 का करो, फिर 23 के सामने करो। ठीक है, वेदर दे आर or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits, मतलब टाइम बार्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन आपके लिए है ही नहीं, ऐसा समझ लो। कभी भी उसका डेट था उसके लिए वो सेट ऑफ कर सकता है। इफ द डेट आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग्स, अगर इक्वल स्टैंडिंग है मतलब 21st डे पे 3-4 चीज ऑलरेडी है तो वो इक्वली फिर बट जाएगा। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली। अब पहले मैं बता देता हूं पूरी चीज। डेटर ने पेमेंट किया, डेटर ने क्रेडिटर को पेमेंट किया 50,000 रुपए सपोज। अब कुछ बोला नहीं कि कौन सी डेट के सामने उसने पेमेंट किया, क्रेडिटर ने भी कुछ, क्रेडिटर को भी कुछ पता नहीं है, तो क्रेडिटर ने भी कुछ एप्रोप्रिएशन किया नहीं अपने हिसाब से, क्योंकि क्रेडिटर के पास भी जब सामने वाला पर्सन नहीं बोलता है तो क्रेडिटर के पास भी ऑप्शन है कि वो अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो सेट ऑफ करे। अब क्रेडिटर ने भी कुछ सेट ऑफ नहीं किया,
तो इन दैट सिनारियो क्या करते हैं वो लोग, टाइम वाइज सेट ऑफ करना चालू करते हैं कि टाइम वाइज सबसे पहले कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था जो इसके पैसे लेना बाकी है, पहले उसको सेट ऑफ करते हैं। तो टाइम वाइज सेट ऑफ करने आते हैं। लेकिन अगर कोई एक डेट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन है, अब 50,000 पे किया और कोई एक 22 तारीख, सपोज 22 तारीख के ऊपर एक ट्रांजेक्शन ऐसा है 30,000 का, और दूसरा एक 30,000 पे करना था, ऐसा समझ लो 22 तारीख के ऊपर 60,000 रुपए दो ट्रांजेक्शन किए थे, एक 30 का और 30 का। तो अब ये 50,000 डेटर ने क्रेडिटर को दिए, इसके सामने अगर सेट ऑफ करने होंगे तो इक्वली जाएगा, इसमें इसका 25,000 रुपए दिया डेटर ने और इसका भी 25,000 रुपए दिया डेटर ने, ऐसा समझना पड़ेगा, इक्वली जाएगा। टाइम वाइज अगर एक ही दिन में ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए तो इक्वल, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली मतलब इस डेट का प्रोपोर्शनेटली जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये सबसे बोरिंग वाला चैप्टर मैं बोल सकता हूँ पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि सारी सेक्शन अलग अलग है, सबसे एक दूसरे के साथ रिलेवेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर ठीक है फिर भी इफ यू हैव टाइम और अच्छे से है तो पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटर के लिए भी और फाउंडेशन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, उसके अंदर से क्वेश्चन, इंटर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और फाउंडेशन में भी उसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट चैप्टर का जो भी वीडियो होगा वो मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।